हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी मेंटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन, तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्या, जेनेटिक कोड या म्यूटेशन। ओ सॉरी, जेनेटिक कोड और म्यूटेशन दोनों, या नहीं, दोनों कंप्लीट करने वाले हैं। आनुवांशिक कोड भी हम कंप्लीट करने वाले हैं और उत्परिवर्तन भी क्या करेंगे, आज कंप्लीट करेंगे। उत्परिवर्तन के बारे में आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। अपना प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला जो चैप्टर था, उसमें आपने थोड़ा बहुत उत्परिवर्तन पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आज हम उत्परिवर्तन के बारे में आपको बता देंगे। लेकिन जो हमारा जेनेटिक कोड है, ये आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा होगा। इसके बारे में आपको आज हम अच्छे से इस लेक्चर में क्या होगा, डिटेल से पढ़ाएंगे। अगर आप जेनेटिक कोड नहीं पढ़ेंगे तो आपको ट्रांसलेशन या अनुवादन अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या, ट्रांसलेशन या अनुवादन अगर आपको समझना है तो आपको जेनेटिक कोड बेटा अच्छे से आना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर पर मत पहुंच जाइए, ये सी लेक्चर को पहले कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आपको अनुवादन या ट्रांसलेशन पढ़ना बेटा। अनुवादन या ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस या प्रोटीन का बनना। तो आज हमें कंप्लीट करना है ये दो टॉपिक। कौन कौन से? पहले नंबर पर हमारा क्या है, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड, क्या हमारा जेनेटिक कोड या बेटा आनुवांशिक कोड। और दूसरे नंबर पर हमारा क्या है, उत्परिवर्तन। क्या है बेटा, उत्परिवर्तन। इतना क्लियर है? सबसे पहले हमारा क्या है, आनुवांशिक कोड। दूसरे नंबर पर क्या हमारा, उत्परिवर्तन। तो पहले हम क्या करेंगे, आनुवांशिक कोड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमें कंप्लीट करना उत्परिवर्तन। तो अब हम बढ़ते हैं क्या अपने टॉपिक की तरफ। तो आनुवांशिक कोड देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एसडब्ल्यू पूर्ण करेंगे। क्या कंप्लीट करेंगे, एसडब्ल्यू कंप्लीट करेंगे। जो बच्चे पहली बार लेक्चर पर आए होंगे उन्हें लग रहा होगा कि एसडब्ल्यू होता क्या। तो ये बेटा क्वेश्चन क्या होते हैं, लेक्चर के लास्ट में दिए जाते हैं। जैसे आज हम लेक्चर पढ़ाएंगे तो इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन बनेंगे, इस लेक्चर के लास्ट में वो क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन क्वेश्चन के आंसर्स अगले लेक्चर में क्या होते हैं, कंप्लीट कराए जाते हैं। तो आपको वो एसडब्ल्यू दिया जाता है। जो बच्चे नहीं करते हैं उनके लिए यहाँ पर हम कर देते हैं, और जो कर लेते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है बेटा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अनुलेखन के दौरान डीएनए को विखंडित कौन सा एंजाइम करता है। मान लो हमारा जो डीएनए होता है इस तरह से होता है, घुमा हुआ, तो उसको सीधा करने का काम कौन करता, आरएनए पॉलीमरेज करता। जबकि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कर रहा था, टोपो आइसोमरेज। जिनको नहीं पता हमने बता दिया बेटा। अनुलेखन के दौरान कौन करता है बेटा, डीएनए को विखंडित, आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम बेटा, आरएनए पॉलीमरेज बेटा एंजाइम काम करता। इतना क्लियर है? अब दूसरे नंबर पर क्या होता, अप स्ट्रीम कहां पर होता, अप स्ट्रीम कहां पर होता है। तो अप स्ट्रीम कहां पर होता था बेटा, अपना प्रोमोटर साइट पर होता था। कहां होता है, जहां पर अपना उन्नायक या प्रमोटर होता था, वहीं पर अपना क्या होता था, अप स्ट्रीम होता था, जहां से अनुलेखन शुरू होता था बेटा। इतना ध्यान है? जिन्होंने लेक्चर देखा होगा ना, सब ध्यान होगा। इसके बाद देखते हैं रो फैक्टर का काम क्या होता है। जो हमारा रो फैक्टर होता है उसका काम क्या होता था, अनुलेखन की प्रक्रिया को रोकने का। ये क्या करता था, टर्मिनेट करता था। जो आरएनए बनने की जो प्रक्रिया थी उसको रोक देता था। इस जगह पर किसके साथ जुड़ करके, आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ता था और ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की प्रक्रिया को रोक देता था। आरएन चलो आरएनए सिंथेसिस नहीं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को, अनुलेखन की प्रक्रिया को रोक देता था। किसके साथ जुड़ करके, आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ करके किसकी, अनुलेखन की प्रक्रिया को रोक देता था बेटा। इतना क्लियर है? अनुलेखन की प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती थी, कितने चरणों में, 3 चरणों में। इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन बेटा। तो ये कितने चरणों में पूर्ण होती थी, 3 चरणों में। सबसे पहले अपना क्या होता था, इनिशिएशन, मतलब आरएनए का बनना शुरू होता था। दूसरे नंबर पर क्या होता था, जो आरएनए के जो बनना शुरू हुआ है उसकी चेन को बड़ा करना। अब आरएनए की जब श्रृंखला बड़ी होगी तभी तो हमारा आरएनए बन पाएगा। एक दो न्यूक्लियोटाइड के जोड़ने से थोड़ा पूरा आरएनए बन जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या होता था बेटा, हमारा टर्मिनेशन होता था। टर्मिनेशन या समापन होता था। तो ये 3 चरणों में बेटा क्या होती है, पूर्ण होती थी। तो हमारा एसडब्ल्यू क्या होता, कंप्लीट होता। अब हम बढ़ेंगे कहां पर, अपने जेनेटिक कोड की तरफ। कहां बढ़ना हमें, जेनेटिक कोड की तरफ भैया। तो हम आते हैं अपने कहां पर, जेनेटिक कोड की तरफ। तो जेनेटिक कोड बताने से पहले आपको सीधा ले चलते हैं एक नए पेज पर, जहां पर आपको जेनेटिक कोड अच्छे से बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, आरएनए। क्या है, मान लीजिए हमारा आरएनए। अब आरएनए में आपको पता है कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते थे,
ए नाइट्रोजन क्षार वाला, जी नाइट्रोजन क्षार वाला, और सी और यू, ये अपने क्या होते थे, नाइट्रोजन क्षार होते थे। इसमें थाइमिन नहीं होता था बेटा, इसमें आरएनए जो होता था उसमें थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह पर क्या आ जाता, यूरेसिल आ जाता। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियोटाइड लगा देते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड की पहचान बेटा नाइट्रोजन क्षार से ही हो जाती है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड लगाते हैं। इसमें पूरी न्यूक्लियोटाइड की संरचना नहीं बनाएंगे कि शुगर लगा दिया, फॉस्फेट लगा दिया, फिर नाइट्रोजन क्षार लगा दिया और सब दिखाएं, इतना करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सीधा किसको दिखा देते हैं, अपने नाइट्रोजन क्षार को दिखा देते हैं, उससे हम अंदाज लगा लेते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड वहां पर लगा हुआ बेटा। इतना क्लियर है। तो मान लीजिए हमने ए लगा दिया, जी लगा दिया, सी लगा दिया, यू लगा दिया, ए कुछ भी लगा दो बेटा, यहां पर अपना कुछ भी लगा दो, ठीक है। ये मान लो हमारा क्या आरएनए बना हुआ, क्या बना है, आरएनए। अब आरएनए तो बन गया, तो जेनेटिक कोड क्या होते हैं, जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड होते हैं, क्या होते हैं। तो देखो बेटा, ये यहां पर क्या होते हैं, पूरे अपने क्या लगे हैं, नाइट्रोजन क्षार लगे हैं, न्यूक्लियोटाइड लगे हैं। तो 3 न्यूक्लियोटाइड या 3 नाइट्रोजन क्षार के समूह को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड कहते हैं बेटा। तो ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये मान लो ये 3 का जोड़ा है, ये मान लो 3 का जोड़ा है, ये मान लो 3 का जोड़ा, तो ये सभी क्या है, अपने जेनेटिक कोड है बेटा। ये क्या है, जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड होते हैं बेटा। ये भी क्या है, जेनेटिक कोड है, ये भी क्या है बेटा, जेनेटिक कोड है। तो 3-3, चाहे वो आप न्यूक्लियोटाइड बोल दीजिए, चाहे आप क्या बोल दीजिए, नाइट्रोजन क्षार बोल दीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं। 3-3 नाइट्रोजन क्षार के समूह को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं। अब ये 3-3 क्षार के जोड़े बनाने का दिमाग में आया कैसे, ये दिमाग में आया कैसे। सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसे मान लो नाइट्रोजन क्षार तो हमारे ये होते हैं, इस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, इस सीक्वेंस में लगे हो, तो 2 का जोड़ा क्यों नहीं बनाया, ये 2 का जोड़ा क्यों नहीं बनाया बेटा, 2 का जोड़ा क्यों नहीं बनाया, ये हम बताएंगे आपको। तो आपको एक जानकारी होगी कि जो हमारी सेल होती है उसमें कितने एमिनो एसिड होते हैं, 20 एमिनो अम्ल होती हैं या 20 एमिनो एसिड होती है। अब एक एमिनो एसिड को केवल एक ही क्या कर सकता है, एक एमिनो एसिड को केवल एक अपना क्या जेनेटिक कोड कोड कर सकता है, मान लो रीड कर सकता है। जैसे मान लो अपना एक एमिनो एसिड है, तो एक एमिनो एसिड के लिए केवल जो हमारे मान लो ये हमारे क्या है, एमिनो एसिड इस साइड, ठीक है, इस साइड हमारे क्या है, अपने जेनेटिक कोड है। तो एक जेनेटिक कोड एक ही एमिनो एसिड को कर सकता है, लेकिन एक एमिनो एसिड को एक से अधिक जेनेटिक कोड क्या कर सकते, पढ़ सकते हैं। ये वाली बात थोड़ा कंफ्यूजन वाली होती है, तो आपको बता दें, आपको लिख के दिखाएं, एक जेनेटिक कोड केवल एक एमिनो एसिड, ये अल्लू अर्जुन नहीं है बेटा, ये क्या है अपना एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड को कोड या रीड करता है। दूसरे नंबर पर पॉइंट लिखें, जबकि एक एमिनो एसिड को एक से अधिक जेनेटिक कोड रीड कर सकता है। इतना क्लियर है। अब जैसे यहां पर बात कही जाए, दोनों शब्दों को बहुत अच्छे से समझना। यहां पर क्या रहा कि एक जो अपना जेनेटिक कोड है वो केवल एक ही बार हम यूज कर सकते हैं एमिनो एसिड को रीड करने के लिए। वो फिक्स है कि जो एमिनो एसिड है वो इस वाले ये जो जेनेटिक कोड है वो केवल इस एमिनो एसिड को कोड कर सकता। लेकिन एक एमिनो एसिड को एक से अधिक जेनेटिक कोड, जैसे मान लो हमने लिखा हमारा कोई एमिनो एसिड है राम, ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है बेटा, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। इतना क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत है। अब यहां पर हमने क्या लिखे, मान लो 1 2 3 4 ये लिखी, यहां पर हमने क्या लिखी, श्यामू, गीता, सीता, रवि। ये हमारे क्या है बेटा, ये हमारे हैं जेनेटिक कोड, ये हमारे क्या है जेनेटिक कोड, और ये है हमारे क्या एमिनो एसिड। तो हमारे ये क्या लिखे, जेनेटिक कोड लिखे, ये क्या लिखे, एमिनो एसिड। यहां पर एक एमिनो एसिड और हम बना दे रहे हैं, जैसे मान लो हमने यहां पर एक एमिनो एसिड बेटा और बना दिया, चलो हमने यहां पर लिख दिया क्या, कृष्णा,
क्या लिख दिया, कृष्णा। ये हमारे क्या है बेटा, ये भी हमारा क्या एमिनो एसिड है। अब यहाँ पर क्या लिखिए, 2 एमिनो एसिड लिखिए, इतना क्लियर है। जैसे अब हमारे ये है जेनेटिक कोड। अब हमारे ये जो जेनेटिक कोड, मान लो श्यामू है और गीता है, ये केवल किसको, राम ही पढ़ पाती, ये मान लो केवल राम शब्द ही पढ़ पाती, ये क्या पढ़ पाती है, राम शब्द ही पढ़ पाती, कृष्णा को नहीं पढ़ पाती। लेकिन यहां पर आप देख रहे होंगे जो हमारा राम शब्द है वो कौन कौन पढ़ रहा, श्यामू भी पढ़ रहा और गीता भी पढ़ रही। मतलब ये जो राम लिखा है ये कौन कौन पढ़ ले रहा, श्यामू भी पढ़ ले रहा और गीता भी पढ़ ले रहा। तो इसको पढ़ने के लिए तो 2 हो गए, इसको पढ़ने के लिए तो 2 हो गए, लेकिन श्यामू तो केवल राम पढ़ पा रहा ना। तो जो हमारा जेनेटिक कोड है वो केवल एक एमिनो एसिड को पढ़ पाता है या एक एमिनो एसिड को कोड कर पाता है। लेकिन एक एमिनो एसिड को एक से अधिक जेनेटिक कोड क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इस बात को बेटा समझ में आया? अगर नहीं आया बेटा समझ में तो इस वाले लेक्चर को थोड़ा सा, ये जो अभी हमने बोला इसको रिपीट करके दोबारा पढ़िए। फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं, देखिए राम को केवल, सॉरी, राम को कौन कौन पढ़ रहा, श्यामू भी पढ़ ले रहा राम शब्द को, गीता भी पढ़ ले रही। जो वहां पर कोड वर्ड का बेटा यूज होता है ना कि कोड कर लेता, कोड मतलब होता है रीड कर लेना या पढ़ लेना, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ लेना। बनी सी बात है, जो हमारे पास mRNA बना था उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी, उस इन्फॉर्मेशन को हमें कहां कन्वर्ट करना था, प्रोटीन में कन्वर्ट करना था। तो उसमें कुछ सूचना है तो उस सूचना को पढ़ना भी तो जानना चाहिए ना। तो वो पढ़ते कैसे वो आपको सब बता देंगे। तो आप ये समझ लीजिए हमारा जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड केवल इस एमिनो एसिड को पढ़ पाता है और गीता भी इस वाले को पढ़ लेती है। तो यहां पर क्या, श्यामू और गीता जो हमारे जेनेटिक कोड है इनके लिए सेम एमिनो एसिड हो गया। मान लो सीता भी इसी को पढ़ ले रही, लेकिन जो हमारा श्यामू है ना तो वो कृष्णा को नहीं पढ़ पा रहा, राम को पढ़ पा रहा। हमारी गीता भी कृष्णा को नहीं पढ़ रही, केवल किसको पढ़ रही, राम को। तो जो हमारा जेनेटिक कोड है, क्या है, जेनेटिक कोड है, उसके लिए एक एमिनो एसिड होता है, लेकिन एक एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक क्या होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं। कोई भी दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए। यहां पर हमने आपको हिंदी में लिख भी दिया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे हुआ, मतलब क्या। इसको आप इसलिए 2-3 बार देख लीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर हम बता रहे थे कि हमने 3-3 का जोड़ा क्यों लिया, ये सबसे बड़ा सवाल होता था। अब मान लो हमारे पास 4 तो नाइट्रोजन क्षार है, क्या है, 4 नाइट्रोजन क्षार, और एमिनो एसिड बेटा कितने हैं हमारे पास, 20 एमिनो एसिड है हमारे पास। जो नाइट्रोजन क्षार है बेटा, नाइट्रोजन क्षार है बेटा वो कितने हैं, नाइट्रोजन क्षार है 4, और हमारे पास एमिनो एसिड कितने हैं बेटा, एमिनो एसिड है बेटा हमारे पास 20। अब आपको एक चीज पता थी कि अगर एक मान लो जैसे ये जो क्षार है इनको हमने सबको क्या बोल दिया, जेनेटिक कोड बोल दिया, इन सबको हमने क्या बता दिया, जेनेटिक कोड है ये, सिंगल सिंगल क्या है, जेनेटिक कोड। अभी हम मान रहे कि हमने एक नाइट्रोजन क्षार को हमने क्या बोल दिया, एक जेनेटिक कोड बोल दिया, दूसरे वाले नाइट्रोजन क्षार को जेनेटिक कोड बोल दिया, इसको जेनेटिक कोड बोल दिया, इसको जेनेटिक कोड बोल दिया। हमारे पास 4 ही क्या है, नाइट्रोजन क्षार है। इन्हीं 4 से हमें क्या बनाने हैं, इतने जेनेटिक कोड बनाने हैं कि ताकि इनको पढ़ सके, किसको पढ़ सके, 20 एमिनो एसिड को पढ़ सके। तो जैसा हम यहां से पढ़ा है, तो इसने मान लो किसी एक एमिनो एसिड, दूसरे किसी भी एक एमिनो एसिड को रीड किया, इसने भी किया, इसने भी किसी भी एक एमिनो, मान लो एमिनो एसिड 1, एमिनो एसिड 2 और एमिनो एसिड 3, इसको रीड किया, ऐसे लिख दिया हमने, इसको 4। तो कितने बेटा एमिनो एसिड रीड हो पाए, 4 ही एमिनो एसिड रीड हो पाए, बाकी 16 तो बचे रह गए ना बेटा। क्या हो गए, 16 क्या हो गए, बचे रह गए। अब इसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि ये इससे नहीं हो पाएगा, पूरे एमिनो एसिड रीड ही नहीं हो पा रहे, तो उन्होंने हिसाब लगाया कि इनको 2-2 का जोड़ा बनाओ। कैसा जोड़ा बनाओ, 2-2 का। मान लो ए के साथ जी रखा, फिर ए के साथ सी रखा, ए के साथ यू रखा, इसी प्रकार से जी के साथ सी रखा और सी के साथ यू रखा, वो जी के साथ यू भी रखा, इसी प्रकार से सी के साथ, इस प्रकार से किया। तो मान लीजिए हमारा क्या 4 है, हमारे पास कितने एमिनो एसिड हैं, और सॉरी अपने पास ये नाइट्रोजन क्षार लिख दें इनको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमारे क्या है, नाइट्रोजन क्षार है, इसी से हमें क्या बनाना है, जेनेटिक कोड बनाना है, नाइट्रोजन क्षार या जेनेटिक कोड भी बोल दें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यही हमारे नाइट्रोजन क्षार क्या बनते हैं बेटा, जेनेटिक कोड बनते हैं। जब हमने एक एक नाइट्रोजन क्षार को जेनेटिक कोड बोला तो केवल कितने, 4 ही एमिनो एसिड हो पाए। इसके बाद हमने क्या 2-2 का जोड़ा बनाया, कितना बनाया, 2-2 का जोड़ा बनाया। इसके बाद जब हमने क्या किया, 2-2 का जोड़ा बनाया, जैसे मान लो ये क्या था, 4 थे हमारे पास, तो 4 की पावर 1 रखा हमने, एक एक का जोड़ा बनाया, तो हमारे पास कितने जेनेटिक कोड बने, 4 जेनेटिक कोड बने। इसके बाद हमने क्या किया, अब हमने 2-2 का जोड़ा बनाया, हमने किसका जोड़ा बनाया, 2-2 का जोड़ा बनाया। तो अब हमारे पास कितने जेनेटिक कोड बन गए, 16 जेनेटिक कोड बन गए। लेकिन हमारे पास एमिनो एसिड बेटा कितने हैं, 20, तो फिर भी अभी 4 एमिनो एसिड तो बेटा बच गए ना कोड करने के लिए। इसके बाद हिसाब लगाया कि 4-4 कितना, एक जेनेटिक कोड में 3 हमें क्या रखे, नाइट्रोजन क्षार रखे। तो इसके बाद जो हमारे जेनेटिक कोड बने वो कितने बन गए, 64 बन गए बेटा। कितने बन गए, 64। इसी अंदाज को उन्होंने लगाया,
अब समझिए, हमारे पास क्या आ गए, 64 जेनेटिक कोड आ गए। हमारे पास एमिनो एसिड कितने हैं बेटा, 20 एमिनो एसिड। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं इतने सारे क्यों बना दिए, तो अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक एमिनो एसिड को एक से अधिक जेनेटिक कोड क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो और फिर क्या होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि 16 क्यों नहीं लिए, तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक एमिनो एसिड को, वो एक जेनेटिक कोड केवल एक एमिनो एसिड को रीड कर सकता, तो 16 जेनेटिक कोड होंगे तो केवल बेटा 16 ही एमिनो एसिड तो रीड होंगे। लेकिन यहां नीचे जब 64 हो जाएंगे हमारे पास जेनेटिक कोड, तो कितने, 20 एमिनो एसिड को आराम से कर लेंगे। मान लो एक एमिनो एसिड को 3 कर रहे कोड ऑन, मान लो एक एमिनो एसिड को 3 जेनेटिक कोड रीड कर रहे, जिस प्रकार से ये था, जैसे मान लो ये वाला था, इसको 3 जेनेटिक कोड यूज कर रहे, इसको एक ही कर रहा, तो इस प्रकार से क्या थे, अपने क्या थे, 64 आराम से एमिनो एसिड को रीड कर पा रहे थे। तो यही हमारा क्या था, ट्रिपलेट वाला सिद्धांत था। तो हमारे जो जेनेटिक कोड होते हैं वो क्या होते हैं, 3-3 के समूह में होते हैं। तो जो हमारे जेनेटिक कोड होते हैं वो क्या होते हैं, 3-3 के समूह में होते हैं। अब ये 3-3 का समूह किसका, नाइट्रोजन क्षार का मान लीजिए, चाहे आप न्यूक्लियोटाइड का मान लीजिए। तो अब ये इतनी आसानी से नहीं आ गया था बेटा, ये जितना आपको आसान लग रहा कि कैसे उन्होंने बैठे बैठे हिसाब लगा रहे कि अच्छा ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था, अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। अपन क्या किताब में लिखा, आप आराम से रीड कर लिया, आपको बता दिया, बहुत आसान लग रहा। लेकिन पहले मतलब शुरू से मतलब इतना सोचना बहुत आसान बात नहीं थी। तो क्या था कि सबसे पहले इसमें मान लीजिए जेनेटिक कोड को बताने के लिए केवल ऐसा नहीं था कि बायोलॉजी में है ये तो केवल बायोलॉजी वाले साइंटिस्ट बता, इसमें बहुत से ऐसे साइंटिस्ट थे, या मान लीजिए जितने भी अपनी साइंस में साइंटिस्ट आते हैं हर प्रकार के, चाहे वो भौतिक विज्ञान का साइंटिस्ट हो, चाहे वो रसायन विज्ञान का साइंटिस्ट हो, चाहे वो जीव विज्ञान का साइंटिस्ट, सबने पार्टिसिपेट किया। और किसके बारे में बताया, जेनेटिक कोड के बारे में बताया। अब आप कह रहे हो कि इतना जेनेटिक कोड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा जेनेटिक कोड अगर नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, अपना प्रोटीन नहीं बना पाएंगे। क्या नहीं बना पाएंगे, प्रोटीन नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट हैं बेटा, कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इनकी नींव डाली थी। सबसे पहले आती है जॉर्ज गैमो। क्या आती है, जॉर्ज गैमो। ठीक है, अब जॉर्ज गैमो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो चबूतरे पे बैठे थे और वहां से बैठे बैठे हिसाब लगा रहे थे। उन्होंने कहीं नहीं गए, वो केवल वहीं पर खड़िया उठाई और वहीं पर लगे बनाने में कि अच्छा दो का जोड़ा बनाएंगे तो कितने एमिनो एसिड हो पाएंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे तो कितने। उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उन्होंने केवल एक मान लीजिए एक थॉट दिया था कि इतने इतने का जोड़ा बनाएंगे तो आराम से एमिनो एसिड को हम रीड कर लेंगे, जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, तो जॉर्ज जो हमारे गैमो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे जेनेटिक कोड होते हैं वो क्या होते हैं, 3-3 नाइट्रोजन क्षार के समूह में होते हैं, तभी हमारे क्या होते हैं 64 जेनेटिक कोड बन पाते हैं। इतना क्लियर, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। ठीक है, अब आप कह रहे हैं ये जरूरी क्यों था, तो समझो आप, जैसा कि आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था, तो डीएनए रेप्लिकेशन में आपको इतना पता था, हमने मान लो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खोल दिए, तो आपको इतना पता था कि इसके सामने ये लगना है। तो हमें दुनियादारी की पता नहीं थी कि सीधा न्यूक्लियोटाइड उठाया उसके सामने वो लगा दिया, वो कॉम्प्लीमेंट्री संरचना थी। लेकिन जो प्रोटीन बनता है, जो आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसमें एमिनो एसिड लगते हैं, वहां पर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड लग रहे थे। तो एमिनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड में कोई रिलेशन नहीं है, तो उनको आपस में जोड़ने के लिए, उनको पास में लगाने के लिए कुछ हमें क्या नई तकनीक चाहिए होती है। तो ये सब तकनीकें निकाली थी इन्होंने, जॉर्ज गैमो ने केवल इतना बताया था बेटा कि हमें जो जेनेटिक कोड होते हैं वो कितने कितने के जोड़े में होते हैं, ये बताया था। उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। लेकिन हमारे ये दो साइंटिस्ट हैं, सेबेरे ओक्वा और हरगोविंद खुराना, ये जो दो हमारे साइंटिस्ट हैं, अब हरगोविंद खुराना ये समझ रहे हो कुछ इंडियन हो गए, नहीं बेटा। ठीक है, सेबेरे ओक्वा या हरगोविंद खुराना, ये दो हमारे साइंटिस्ट। ठीक है, खुराना साहब नहीं, कौन से खुराना साहब नहीं, हरगोविंद खुराना कहते हैं, ये दोनों साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था कि आर्टिफिशियल एक हिसाब से आरएनए बनाया था। अभी तक आपने पढ़ा था कि आरएनए का निर्माण डीएनए के टेम्पलेट या सांचे से होता था, इन्होंने आरएनए का निर्माण बिना सांचे से ही किया। ठीक है, जैसे मान लो अभी तक मान कर लो, आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया, पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि आरएनए का निर्माण कैसे होता है। आरएनए का निर्माण डीएनए के टेम्पलेट, मान लो ये डीएनए था, इसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, आरएनए का निर्माण होता है। लेकिन इन्होंने डीएनए का हेल्प नहीं ली, इन्होंने क्या बिना डीएनए की हेल्प लिए ही किसका, आरएनए का निर्माण कराया। अब ऐसा क्यों कराया था, इससे क्या होता था, अपनी इच्छा अनुसार हम अपने क्या आनुवांशिक कोड लगा सकते, आनुवांशिक कोड बोल रहे बार बार, अपने इच्छा अनुसार क्या नाइट्रोजन क्षार लगा सकते। ये सिद्धांत मतलब इनका मानना था कि अगर हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल अपने हिसाब से बनाएंगे, बनी सी बात है, जैसे हमें बनाना होता है, जैसे हम नेचुरल है, हमें भगवान ने बनाया। अब लेकिन हमें कोई संतान बनानी है, हमें बोल दिया जाए कि आपको एक ऑर्गन दिए जा रहे हैं, आपको एक नई संतान बना, तो हो सकता है हम अपने हाथ उठा करके नीचे नया एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में नीचे के हाथ पैरों में लगा दें, पैरों की जगह हाथों को दे दें, आंखें पीछे कर दें, नाक को ऊपर लगा दें। तो ये क्या होते हैं, नए नए चेंजेस होते हैं, हम अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। तो वो होती है अपनी आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके। आपने भी देखा होगा कि नए नए एक्सपेरिमेंट चलते रहते। तो इन्होंने क्या किया था, बिना
डीएनए सांचा का उपयोग किया आरएनए का निर्माण किया था। इतना क्लियर है बेटा, आपको बस इतना ही इनके बारे में समझना। जॉर्ज गैमो ने क्या बताया था कि जो अपने जेनेटिक कोड होते हैं, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इन्होंने बस ये बताया था कि जो हमारे जेनेटिक कोड होते हैं वो कितने कितने समूह में लगे होते हैं। ठीक है, जो हमारे 64 जेनेटिक कोड होते हैं, 64 जेनेटिक कोड कैसे आए थे वो किसने बताया था? अपने हरगोबिंद, वो सॉरी, जॉर्ज गैमो ने। सेवेरो ओकोआ और हरगोबिंद खुराना, इन्होंने बताया था कि बिना डीएनए टेम्पलेट का यूज किया किसका, आरएनए का निर्माण किया था। इसके बाद आते हैं हमारे जो मार्शल नीरेनबर्ग है, सबसे लास्ट में ये जो साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया था कि आर्टिफिशियल माध्यम में, बिना कोशिका की बाहर, मतलब कोशिका की बाहर आर्टिफिशियल माध्यम में इसी आरएनए से किसका, प्रोटीन का निर्माण किया था। तो इससे इन्होंने अंदाज लगाया था कि कौन से जेनेटिक कोड को सॉरी कौन से जेनेटिक कोड को कौन सा एमिनो एसिड रीड करता है, या कौन से एमिनो एसिड को कौन सा जेनेटिक कोड रीड करता है। ये इन्होंने बताया था किसने, मार्शल नीरेनबर्ग ने। आपको इतना पता होना चाहिए बेटा। तो सबसे पहले चलते हैं शुरू में अपने यहाँ पर थ्योरी रीड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं आनुवांशिक कूट, जो हमारा जेनेटिक क्या होती है, आनुवांशिक कूट एक सूक्ष्म इकाई है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होता है, संदेश या इंफॉर्मेशन होती है। जो हमारा क्या होता है, जेनेटिक कोड होता है, क्या होता है, जेनेटिक कोड होता है। इसमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है कि प्रोटीन कैसे बनती है या कौन सी प्रोटीन बनानी है हमें। किसमें इंफॉर्मेशन होती है, अपने जेनेटिक कोड में बेटा। डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार का विशिष्ट अनुक्रमण जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना निहित होती है, आनुवांशिक कोड कहलाता है। बनी सी बात है, जो हमारे नाइट्रोजन क्षार लगे होते हैं, सीक्वेंस में लगे होते हैं, उन्हीं नाइट्रोजन क्षार के सीक्वेंस को हमने क्या बोला, जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड बोला बेटा। वो आपको बता चुके हैं। तथा एमआरएनए में नाइट्रोजन क्षार का विशिष्ट क्रम जो अमीनो अम्ल को कोड करता है, क्या कहलाता है, जेनेटिक कोड कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड कहलाता है। अभी आपको इतना समझना कि कैसे रीड करता है, ये सब हम बताएंगे आपको प्रोटीन सिंथेसिस में। ये सब आपको कहां बताएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। बस आपको इतना याद रखना है कि जो अपने क्या होती है, आरएनए हो चाहे डीएनए हो, उसमें जो नाइट्रोजन क्षार लगे हुए हैं, उनका जो उनके पास अब इंफॉर्मेशन है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है जिस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, वही क्या होती है, अपने जेनेटिक कोड कहलाती है। क्या कहलाते हैं बेटा, जेनेटिक कोड कहलाते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं बेटा, 64 होते हैं। ये जो कोशिका में पाए जाने वाले 20 एमिनो एसिड को करते हैं, कोड करने का कार्य करते हैं। ये जो हमारे एमिनो सॉरी अपने जो हमारे क्या होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं, ये कितने होते हैं, 64 होते हैं। जो क्या होते हैं, अब जो अपनी कोशिका होती है उसमें पाए जाने वाले एमिनो एसिड को रीड या कोड करने का काम करते हैं बेटा। तो ये आपको पढ़ा चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होते हैं, जो हमारे जेनेटिक कोड होते हैं, इनके क्या होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि मान लो हमने किसी प्रकार से लगा दिया, कुछ भी करे जा रहे हैं। हमारे जेनेटिक कोड होते हैं, उनकी भी क्या होती है, कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं। वो आपको क्या करते हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट आपको उनकी फीचर्स या गुण कंप्लीट कराते हैं। ये देखो बेटा, ये हमारे क्या है, ये लगे हैं यहाँ पर, ये भरे हुए हैं, ये सब हमारे क्या जेनेटिक कोड है बेटा। ये सब क्या हमारे, अब देखो ये जो जेनेटिक कोड है ये इसको रीड कर रहा, ये वाला जो जेनेटिक कोड है इसको रीड कर रहा। वहां पर आपको दिख रहा, चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमने आपसे क्या बोला था कि एक एमिनो एसिड को, ये हमारे यहाँ पर बेटा एमिनो एसिड लिखे, ये फिनाइल, ये ल्यूटाइन, ये जो हमारे क्या है, ये एमिनो एसिड लिखे बेटा। ये क्या, ये सीरेन वगैरह, टायरोसिन वगैरह, ये सब हमारे क्या लिखे, एमिनो एसिड लिखे। ये क्या लिखे, एमिनो एसिड लिखे हुए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये वाला क्या है, सेम है। ठीक है, सॉरी ये वाला किसको, इसको रीड करा। यहाँ पर एमिनो एसिड कौन कौन से, फिनाइल वाला, ये सब क्या सेम है। ये जो फिनाइल वाला जो हमारा एमिनो एसिड है ये सेम है, लेकिन यहाँ पर जेनेटिक कोड क्या अलग है। ये वाला जेनेटिक कोड क्या है, ये अलग है। तो मान लो एक हमारे एमिनो एसिड को दो यहाँ पर जेनेटिक कोड रीड कर रहे हैं। आगे वही चीज, मान लो एक एमिनो एसिड को एक से अधिक जेनेटिक कोड क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। एक तो करेगा ही करा, एक भी कर सकता है, एक से अधिक भी कर सकता है, लेकिन एक जेनेटिक कोड केवल एक एमिनो एसिड को करेगा। जेनेटिक कोड हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन एमिनो एसिड के लिए जेनेटिक कोड क्या हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं बेटा। ठीक है, ये वाला चार्ट आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको बताना है हमारे जेनेटिक कोड दो प्रकार के होते हैं, या मान लीजिए तीन प्रकार के, दो प्रकार ही मान लीजिए। एक होते हैं स्टार्ट वाले और एक होते हैं स्टॉप वाले, कुछ बीच में भी होते हैं, उनको कुछ भी बोल दीजिए आप। ठीक है, लेकिन हमें याद रखना है यहाँ पर, एक अपने होते हैं स्टार्ट कोडॉन होते हैं, एक होते हैं अपने स्टॉप कोडॉन। ठीक है, तो जो स्टार्ट कोडॉन होते हैं उनको स्टार्ट कोडॉन क्यों बोलते हैं, हमारे क्या होते हैं, एक होते हैं हमारे स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन, कोडॉन का मतलब आप ये समझ में तो आ गया, ये होना क्या है इसमें, आखिर अंत में कहानी होनी क्या, प्रोटीन ही बननी है। क्या बननी है, प्रोटीन ही बननी है। एक होता हमारा स्टार्ट कोडॉन और एक होता बेटा हमारा क्या, स्टॉप कोडॉन होता। क्या होता, स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन। तो स्टार्ट कोडॉन बेटा केवल हमारा एक होता है, AUG, इसी को अथवा GUG भी बोल देते हैं। और यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन तीन होते हैं, UAA,
ये बेटा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के हिसाब से, आपको ये याद करना होगा। UA G और तीसरे नंबर पर होता है UGA। अब आप क्या कहते हैं, यहां पर देख लीजिए, मान लो हमारे ये जो जेनेटिक कोड है, ये जो हमारा जेनेटिक कोड है, ये करता है प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करता है। मान लीजिए ये जो हमारा ये ट्रांसलेशन, जहां पर ये आ जाएगा, ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को करेगा, शुरू करेगा। और जहां पर ये आ जाएंगे, ये जो होते हैं, ये किसी भी एमिनो एसिड को रीड नहीं करते। ये मान लो अनपढ़ है, इनको पढ़ाई लिखाई आती नहीं है, ये जो एमिनो एसिड में इंफॉर्मेशन रखी बेटा, ये उस इंफॉर्मेशन को पढ़ ही नहीं पाते। तो जहां पर अब ये पढ़ नहीं पाएंगे, जहां पर ये आ जाएंगे, वहीं पर क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया रुक जाएगी। जिस प्रकार से आपको टर्मिनेटर पढ़ाया था, जैसे मान लीजिए एक सपोज दैट बात बता रहे हैं, जैसे मान लो ये mRNA है, ठीक है बेटा, ये क्या है mRNA, जैसे ये है। अब यहां से क्या है, ये हमारा क्या है, स्टॉप कोडॉन, ये है, ठीक है। अब मान लो हमारा प्रोटीन का निर्माण होती हुए चला आ रहा यहां तक चला रहा, और जैसे इसको टच करेगा तो प्रोटीन का निर्माण क्या होगा, रुक जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर आगे क्या होंगी, सूचनाएं उसको मिलेंगी नहीं, तो यहां से वो क्रम क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया को करते हैं, रोकते हैं। कौन कौन से, UAA UAG UGA। मान लो ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते, जो हमारे स्टॉप कोडॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, किसी भी एमिनो एसिड, अल्लू अर्जुन नहीं समझना बेटा इसको, किसी भी एमिनो एसिड को रीड या कोड नहीं करते हैं। ये अनपढ़ होते हैं बिल्कुल तुम्हारी तरह, ठीक है बेटा। अनपढ़ हो, नहीं हो ना, तो पढ़ाई अच्छे से करते रहो, ठीक है, तो फिर तुम अनपढ़ नहीं हो जाओगे, नहीं तो इसी तरह स्टॉप कोडॉन की तरह क्या होगे, बदनाम रहोगे। तो ये क्या करते हैं, किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। जबकि ये जो हमारा स्टार्ट कोडॉन होता, ये होता है AUG, ये करता प्रोटीन सिंथेसिस को शुरू करता है। ये मान लो यहां से, ये क्या, प्रोटीन के जो निर्माण, प्रोटीन का निर्माण या पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण या पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण शुरू करता है। और ये क्या करता है, रोक देती है। ये जो हमारे स्टॉप कोडॉन, ये क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो हमारे स्टॉप कोडॉन और क्या बोलते हैं, स्टार्ट कोडॉन, ये आपके कंप्लीट हो गए। अब देखो यहाँ पर आनुवांशिक कोड की क्या होती है, कुछ विशेषताएं होती है। सबसे पहली विशेषता क्या होती है, ये क्या होते हैं, 3-3 के जोड़े में होते हैं। इसके अलावा इनको जब हम पढ़ते हैं, हाँ दूसरे इनको जब हम पढ़ते हैं तो इनके बीच में कोई कोमा नहीं आता। कोमा जानते हो बेटा, जैसे मान यहां पर क्या है, जैसे ये देखो, अब आपको यहां तो हमने बहुत स्पष्ट तरीके से लगा दिया, आपको 3-3 का जोड़ा दिख रहा। तो जैसे मान लो हमने ये 3 का जोड़ा लगा, तो ऐसा नहीं कि यहां पर एक कॉमा लगा दें, फिर यहां से लगा तो फिर इसको एक 3 का जोड़ा बनाए, इसको कॉमा लगा दें। हम पढ़ेंगे ऐसा ही, AUG, ऐसा नहीं कि AUG कॉमा UAA कॉमा CC कॉमा UUC, ऐसा नहीं। हमको करते सीक्वेंस में ही रीड करते हैं, इनके बीच में कोई कॉमा नहीं आता, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, 3-3 के जोड़े में होते हैं बेटा। ये किसमें होते हैं, 3-3 के जोड़े में होते हैं। इतना क्लियर है। इसके अलावा जो हमारे क्या होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं, ये क्या होते हैं, इनका फिक्स होता है। जैसे मान लो हमारा क्या है, जैसे आप है, आप मान लो हमेशा गुड डे बिस्कुट खाते हैं, क्या खाते हैं, गुड डे बिस्कुट। तो आप चाहे कहीं भी चले जाएंगे, आप गुड डे ही बिस्कुट खाएंगे। अगर आपको गुड डे बिस्कुट नहीं मिलेंगे तो आप नहीं खाएंगे बिस्कुट, ठीक है। इनका क्या होता है, फिक्स रहता है बेटा ये, ठीक है। लेकिन तुम तो क्या, कुछ भी मिल जाएगा खा लोगे, तो तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ रहे हम जेनेटिक कोड बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो जेनेटिक कोड होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। चाहे वो अपनी क्या हो, बकरी की कोशिका हो, चाहे हमारी कोशिका हो, चाहे वो भैंस की कोशिका हो, चाहे वो बैक्टीरिया कोशिका, सभी कोशिकाओं में क्या होते हैं, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे मान लो हमारा जो AUG होता है, ये हमेशा मिथियोनिन को कोड करता है। किसको कोड करता है, मिथियोनिन। तो अब हमारा जो AUG है, चाहे वो ह्यूमन में हो, चाहे वो ह्यूमन की कोशिका हो, चाहे वो किसकी बकरी की कोशिका हो, चाहे वो अपनी किसकी भैंस की कोशिका हो, चाहे अपनी किसकी बैक्टीरिया की कोशिका हो, सभी में वो किसको केवल कोड करेगा, वो सब में किसको, मिथियोनिन को कोड करेगा बेटा। किसको, इसी अमीनो एसिड को कोड करेगा। इसलिए ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल भी होते हैं। क्या होते हैं, यूनिवर्सल, सार्वत्रिक, मतलब सब में क्या होते हैं, समान होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी दूसरी बकरी में गया तो वो किसी और को कोड करने लगा, भैंस में गया तो किसी और को कोड करने। जैसे तुम हो, आज आपको रोटी नहीं मिली तो ठीक है, आज तो कुछ में चावल में काम चला लेंगे, किसी और भी चीज में काम। ये नहीं भाई, इनको जब तक मिथियोनिन नहीं मिलेगा तब तक ये कुछ नहीं करने वाले। इनको मिथियोनिन ही चाहिए, नहीं इसके अलावा इनका बुद्धि नहीं काम करती, इनकी बुद्धि नहीं काम करती, किसी और को पढ़ ही नहीं पाते।
ये मिथ्योनिन के अलावा कोई पढ़ ही नहीं पाते, समझे। इन्हें केवल मिथ्योनिन दिखा, अच्छा एम एम, अच्छा मिथ्योनिन, वाह मिथ्योनिन पढ़ लिया इन्होंने, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ भी आप पढ़ा दिया ये पढ़ते जाएंगे, ये बहुत चालू चीज होती है। या चालू चीजें मान लो बहुत क्या होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति होते हैं कि हम, हमारा तो टारगेट फिक्स है। तुम्हारी तरह नहीं कि थोड़ी देर इंस्टा चलाए, थोड़ी देर कुछ मूवी देखी, फिर आपने पढ़ाई कर लिया। इनका फिक्स है कि हमें पढ़ाई करनी है तो करनी है। इसी तरह के तुम भी बेटा दृढ़ हो जाओ, किसकी तरह, जेनेटिक कोड की तरह, कि इन्हें केवल रीड करना है तो किसको, एक ही एमिनो एसिड को, ठीक है। ऐसा नहीं एमिनो एसिड की तरह नहीं बनना कि कोई भी आके कोड कर जाए, तुम भी आओ तुम भी आओ। तुम्हें बनना जेनेटिक कोड, तुम्हारा टारगेट फिक्स होना चाहिए कि जब हमें मिथ्योनिन दिखेगा तभी हम उसको रीड करेंगे। ऐसा नहीं मिथ्योनिन को अच्छा तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, तुम भी कर लो। तो तुम्हें क्या बनना, जेनेटिक कोड बनना है बेटा, क्या बनना, जेनेटिक कोड बनना है। तो हमारे ये पॉइंट क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। आपको स्टार्ट कोडन स्टॉप कोडन बता ही चुके हैं, और भी इसमें कोई पॉइंट आएंगे तो आपको उनको भी क्लियर कर देंगे। ये क्या होते हैं, तीन तीन नाइट्रोजन क्षार के क्रम होता है इनमें, 64 आनुवांशिक कोड होते हैं जिसमें से केवल 64 ही रीड कर पाते हैं। क्यों, तीन तो हमारे अनपढ़ है ना, स्टॉप कोडन यूए, यूएए, यूएजी और यूजीए, ये जो हमारे तीन कोडॉन होते हैं ये क्या होते हैं, अनपढ़ होते हैं। तो केवल 64 ही क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। वो सॉरी 64 में से केवल 61 ही क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, और तीन क्या होते हैं, अनपढ़ होते हैं। तो जो हमारे 64 होते हैं आनुवांशिक सूचनाओं में से केवल 61 ही क्या करते हैं, रीड कर पाते हैं। 64 में से यूएए, यूएजी और यूजीए ये तीनों क्या होती है, अनपढ़ होती है, किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। इन्हें नहीं भैया दिखता कोई, उनको लिख दिए। अब जैसे होते हैं ना गांव के साइड में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनके लिए उनके सामने आप अंग्रेजी में वर्ड लिख दिए, उन्हें नहीं पता, वो देखते रहेंगे लोग, उनके पास उन्हें पढ़ना ही नहीं आता तो वो इन्फॉर्मेशन पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से हमारे क्या होते हैं, यूएए, यूएजी या यूजीए। अब कोई ऑफेंस ना हो जाना कि नहीं बूढ़े बुजुर्ग पढ़े पढ़े लिखे होते हैं, बेटा मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, उनके सामने आप कुछ भी लैंग्वेज लिख दीजिए, आपको उनको नहीं समझ में आएगी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसे लिखा है वहां पर कि स्टेशन पर कोई अंग्रेजी में वर्ड लिखा, तो वो आपसे रोक के पूछेंगे भैया ये क्या लिखा है, उन्हें नहीं आता। वो क्या करते, वहीं रुक जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ बोर्ड लगा है, उसके आगे कुछ और प्रोसेस होती है, अब उनको पढ़ना ही नहीं आता कि इसके आगे हमें करना क्या, तो वो वहीं रुके रहेंगे, वो वहीं रुके रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। क्यों, उन्हें पता ही नहीं कि हमें आगे करना क्या, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे जो स्टॉप कोडॉन होते हैं इन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, ये एमिनो एसिड को पढ़ ही नहीं पाते कि इसमें आगे इन्फॉर्मेशन क्या हमें करना क्या। तो वहीं पर क्या होती है, एमिनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रही थी वहीं क्या होती है, रुक जाती है। अब इसके बाद देखते हैं एक एमिनो एसिड एक साथ, ये आपको बता चुके हैं, आप ये आराम से रीड कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा बताने वाले जो नए नए पॉइंट होंगे आपको बता दें। हाँ ये वाला है, एमआरएनए में कोडॉन को पढ़ने का तरीका हमेशा क्या होता है, पांचवें सिरे से तीसरे सिरे की तरफ होता है। जो हमारा क्या होता है, हम कोडॉन रीड होते हैं एमआरएनए पर, जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है वो कहाँ की तरफ जा रही है, पांचवें सिरे से तीसरे सिरे की तरफ। अभी तक आप यही पढ़ते आए कि पांचवें से तीसरे सिरे की तरफ क्या डीएनए रेप्लिकेशन होता है, पांचवें से तीसरे सिरे की तरफ ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये सब आप पढ़ते आए। एमआरएनए में पांचवें सिरे पर सर्वप्रथम एयूजी या जीयूजी कोडॉन पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रारंभन कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन। यही क्या करता है, शुरुआत करता है, यही श्री गणेशाय नमः करता है, तो ये क्या होगा, सबसे शुरुआत में पाया जाएगा बेटा। जीवाणु से लेकर मनुष्य तक सभी कोशिकाओं में जो हमारे क्या होते हैं, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, उसी एमिनो एसिड को कोड करेंगे जो एक कोशिका में कर रहे हैं, चाहे वो मान लीजिए ह्यूमन की कोशिका में जिसको कोड कर रहे हैं वो ही सभी कोशिकाओं में क्या होगा, कोड कर रहा होगा। और ये क्या करते हैं, कोमा रहित होते हैं, मतलब इनके बीच में कोमा नहीं पाया जाता बेटा। इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत है। अब इसके बाद हम आते हैं कहां पर, म्यूटेशन। अपना जेनेटिक कोड बेटा कंप्लीट हो गया, ठीक है। जेनेटिक कोड में बहुत ज्यादा नहीं आपको जाना बोर्ड के लेवल से, तो उसमें क्या बताया जेनेटिक कोड होता क्या। सबसे पहले आपको जल्दी से रिवाइज कराते हैं वर्बली। जेनेटिक कोड क्या होता कि तीन तीन नाइट्रोजन के समूह को हम क्या बोला, जेनेटिक कोड बोला। जेनेटिक कोड के पास क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, किसके लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए, ठीक है। तो जो हमारे जेनेटिक कोड होते हैं वो क्या होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं, मतलब चाहे वो ह्यूमन की कोशिका हो, चाहे वो किसी भी लिविंग सेल्स की कोशिका है, ठीक है, चाहे वो कोई भी जीवित कोशिका है, उसमें सभी के लिए क्या होगा, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे हमारा एयूजी है, चाहे वो किसी भी कोशिका में जाए वो हमेशा किसको रीड करेगा, मिथ्योनिन को ही रीड करेगा। इनके बीच में क्या होता है, कॉमा नहीं पाया जाती, ये क्या होती है, कॉमा रहित होती है। यूजी स्टार्ट कोडॉन होता है, यूएए, यूएजी और यूजीए ये क्या होते हैं, हमारे स्टॉप कोडॉन। और हम क्या करते हैं, जो हमारे एमआरएनए होता है उस पर जो सूचना पढ़ी जाती है वो कैसे, पांचवें सिरे से तीसरे सिरे की तरफ कोडिंग होती है बेटा। इतना क्लियर है। अब यहां से देखते हैं हम म्यूटेशन। अब म्यूटेशन आपको बताना पिछले चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर भी बताएंगे। म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है कि अचानक होने वाले परिवर्तन हमारे क्या कहलाते हैं, म्यूटेशन कहलाते हैं। जैसे अब वहां पर एक म्यूटेशन पढ़ाया था, यहाँ पर हम दूसरा म्यूटेशन पढ़ाएंगे। जैसे मान लो म्यूटेशन हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक डिलीशन एक एडिशन, मतलब विलोपन और अपना क्या, युग्मन या जुड़ाव। एक हिसाब मान लो किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड का जुड़ जाना या किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड का कम हो जाना, ठीक है, विलोपन या जुड़ाव। तो मान लीजिए हमारा क्या आरएनए बना हुआ, ये क्या बना है,
आरएनए बना। अब आरएनए में क्या होंगे, जेनेटिक कोड होंगे बेटा, बनी सी बात है। इसमें हमारे क्या होंगे बेटा, जेनेटिक कोड होंगे, AUCGAUCGGU, इस प्रकार से हमारी ये क्या लगी है, जेनेटिक कोड लगे। ठीक है, अब इनको मान लीजिए हमारा ये इस प्रकार से हमारी ये जेनेटिक कोड है। ठीक है, इस वाले को हम इरेज ही कर दें, हमारे इस प्रकार से क्या लगी है, जेनेटिक कोड लगी हुई। अब एक चीज आपको बतानी कि जेनेटिक कोड हमेशा क्या होते हैं, तीन तीन के जोड़े में ही होंगे, ऐसा नहीं कि एक जोड़ा आपने कम कर दिया तो नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लो आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ही बताएं आपको, उसमें एक सेंटेंस दिया गया है, राम हैज रेड कैप, मतलब जो राम है उसके पास क्या है, एक लाल कलर की क्या है, टोपी है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो हमारी क्या है, जेनेटिक कोड, तीन तीन का जोड़ा आपको दिख रहा है बेटा, आपको ये तीन तीन का जोड़ा स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा, ये तीन तीन का जोड़ा आपको दिख रहा होगा। अभी देखो खेल होता कैसे, अब जैसे मान लो इसके पास कोई एक इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, बढ़िया लगा सीक्वेंस में, अब क्या हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ, कैसा परिवर्तन हुआ कि इसमें से ये हमारा क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, गायब हो गया। अब बनाना तो हमें तीन तीन का जोड़ा है, तो अब कैसे बनेगा, देखो अब कैसा बनेगा, राम, अब ये क्या करेगा, ASR ले लेगा, और ये बगल वाले का ले लेगा, EBC ले लेगा, और यहां पर ये P है तो ये खाली हो जाएगा किताब। अब ये जो जोड़ा बन गया, ये तीन का जोड़ा बन गया, अब तो पूरा सीक्वेंस बदल गया ना। ऊपर कुछ और लिखा, ऊपर लिखा राम हैज रेड कैप लिखा था, लेकिन जैसे ही हमारा क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड या एक नाइट्रोजन क्षार क्या होगा, कम हो गया, तो वहां पर उस पूरी इंफॉर्मेशन क्या होगी, पूरी बदल गई बेटा, पूरी इंफॉर्मेशन क्या हो गई, बदल गई। तो यहां पर क्या होता, हमने गायब किया था, अब हम क्या करते हैं, एक चीज जोड़ दें। जैसे हमने यहां पर लिखा राम हैज रेड कैप, इतना क्लियर बेटा। ठीक है, अब यहां पर ऐसा मान लो हम जोड़ दें, क्या जोड़ दें, कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा हम यहां पर जोड़ दें, जैसे एम हमने यहां पर लिख दिया, जैसे मान लो हमने एम यहां पर लगा दिया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हमने यहां पर ऐड कर दिया, हमें तीन दिन का जोड़ा बनाना बेटा, तो सबसे पहले क्या होगा, राम MHA, ए हो गया SRE, और डी अपना क्या होगा, सिंगल हो गया, लास्ट में खत्म हो गया, ये तीन का जोड़ा बना। अब इनको पढ़ो, अब इनको जब रीड करोगे तो आपको खुद रीड करने में भी क्या हो रहा, बहुत अजीब सा लग रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारा क्या था, यहां पर जैसे ये लिखा है, ए लिखा है, यू लिखा है, जी लिखा है, सी लिखा है, सी लिखा और यू लिखा है, इस प्रकार से लिखे हुए। ठीक है, अब आपको पता है कि जो AUG होता है, क्या होता है AUG, ये किसको कोड करता, मिथ्योनिन को कोड करता, लेकिन किसी दुर्घटना बस यहां से यू अलग हो गया, अब ये जो तीन का जोड़ा बनेगा वो इसको समेट लेगा, अब वो इसके साथ जुड़ जाएगा। चलो इसको, अब किसका जोड़ा बनेगा, अब इन तीन का जोड़ा बनेगा, तो AGC पहले मिथ्योनिन, हाँ यहां पर रीड हो रहा था, अब यहां पर कोई और रीड हो रहा होगा, यहां पर कोई और रीड हो रहा, तो पूरी इंफॉर्मेशन क्या होगी, बदल जाएगी बेटा, क्या होगी, पूरी बदल जाएगी। तो इसी वजह से क्या होगी, अब जब इंफॉर्मेशन बदल जाएगी तो उससे जो प्रोटीन बनेगी वो भी बदल जाएगी, प्रोटीन बदल जाएगी तो उससे जो लक्षण प्रदर्शित होंगे वो लक्षण भी बदल जाएंगे। तो यही बेटा क्या होते हैं, उत्परिवर्तन होते हैं। मतलब हमने क्या किया, नाइट्रोजन क्षार में कोई बदलाव कर, चाहे वहां पर हमने क्या किया, एक नाइट्रोजन क्षार एक्स्ट्रा लगा दिया, या मान लो वहां से एक नाइट्रोजन क्षार हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो इसके वजह से जो भी क्या होगी, परिवर्तन हुए, वही हमारे क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। क्यों, ये क्या हुए, सडनली अचानक परिवर्तन होते हैं, तो ये हमारा क्या होता है बेटा, उत्परिवर्तन। तो ये हमारा क्या होता है, उत्परिवर्तन भी क्या होता है, हमारा कंप्लीट होता है बेटा। जैसे मान लो जीव शरीर में अचानक होने वाले परिवर्तनों को हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के निवेशन, निवेशन मतलब एडिशन बेटा, या विलोपन, विलोपन मतलब कम होना, एडिशन या डिलीशन की परिणाम स्वरूप होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के निवेशन या विलोपन से mRNA में कोडॉन परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे प्रोटीन श्रृंखला में अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड आ जाते हैं। जब अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड आएंगे तो अलग अलग प्रकार की प्रोटीन जुड़ेगी, वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, जो पॉलीपेप्टाइड ही बदल जाएगी तो प्रोटीन बदल जाएगी, प्रोटीन बदलेंगे तो लक्षण बदल जाएंगे बेटा, जो कहते हैं विशेष लक्षण दिखाई देते हैं, ये क्या कहलाते हैं, हमारे उत्परिवर्तन बेटा कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्या, उत्परिवर्तन व आनुवांशिक कोड, बनी सी बात है, उत्परिवर्तन चेंज होगा तो हमारे जो जेनेटिक कोड ही परिवर्तित होंगे, तो हमारा क्या होगा, उत्परिवर्तन शुरू होगा। जेनेटिक कोड में ही बदलाव क्या करता है, उत्परिवर्तन को डिसाइड करता है। आपने एक एग्जांपल पढ़ा था, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन कहलाता। पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक पॉइंट पर कोई हमने चेंजेस कर दिया तो हमारा क्या कहलाता, पॉइंट म्यूटेशन कहलाता। अब यहाँ पर कुछ जिक्र होते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यही तो होता है बेटा। देखो ये मान लो एक फ्रेम लिखा था, ये क्या लिखा था, यहाँ पर पूरा एक फ्रेम लिखा था, यहाँ पर एक पूरा ये फ्रेम लिखा था,
हमने इस फ्रेम में क्या किया, कुछ चेंजेस कर दिए, मान लो इसको डिलीट कर दिया, तो पहले ये फ्रेम क्या होगा, शिफ्ट हो गया, पहले यहां तक आता था, फिर ये यहाँ इसको भी समेट लिया इसके साथ में, तो ये क्या होगा, पीछे की तरफ क्या होगा, शिफ्ट हो गया, तो ये क्या कहलाता हमारा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाता। अब एक पॉइंट गायब हो गया तो पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एक ही होता है बेटा। अब यहाँ पर हमें देखना, अब यहाँ पर आपको एक जिक्र होगा सिकल सेल एनीमिया का। अब सिकल सेल एनीमिया याद है आपको, जिसमें आरबीसी कैसी हो रही थी, हंसिया आकार की हो रही थी, पढ़ा पिछले वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर लिखा बिंदु उत्परिवर्तन का एक प्रतिष्ठित बिंदु या पॉइंट म्यूटेशन का प्रतिष्ठित उदाहरण है बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की जीन में एक बेस पेयर में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एमिनो एसिड अवशिष्ट ग्लूटामेट से बैलिन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लो क्या था, हमारी क्या थी, बीटा ग्लोबिन की चेन थी, उस बीटा ग्लोबिन की चेन की जीन में क्या हुआ, कुछ परिवर्तन हुए, तो जैसे वहां पर जुड़ना क्या था, ग्लूटामेट जुड़ना था, लेकिन कुछ चेंजेस होने की वजह से ग्लूटामेट की जगह पर क्या जुड़ जाता, बैलिन ना करके क्या होता, जुड़ जाता, या ग्लूटामेट किसमें परिवर्तित हो जाता, अपना बैलिन में बेटा परिवर्तित हो जाता। इसके परिणाम स्वरूप होने वाले रोग को हम क्या कहते थे, सिकल सेल एनीमिया कहते थे। मान लो बनना ग्लूटामेट था, अब ग्लूटामेट की जगह पर क्या बन गया, बैलिन बन गया, तो वो किसमें परिवर्तित हो गया, एक रोग में परिवर्तित हो गया। किसमें परिवर्तित हो गया बेटा, रोग हो गया वहां पर, समझे। जैसे कि मान लो आप क्या कर रहा है, कटिंग कराने जा रहे हैं, तो मान लो दाढ़ी सेट करा रहे हैं, ठीक है, बियर्ड। अब लड़के करेंगे, हम तो जाती नहीं है, हमारे नहीं आती, कुछ लड़कियों की भी मूंछ आती है, ठीक है, पार्ट ऑफ जोक, मतलब मजाक से, ठीक है। तो क्या था, जैसे मान लिया आप सेविंग करा रहे हैं, ठीक है, आप करा तो सेविंग रहे थे, लेकिन कुछ रीजन की वजह से उसका हाथ आपको यहाँ से लग गया, यहाँ से आपको ब्लीडिंग हुई, मतलब करा तो आप सेप रहे थे अच्छे से कि आप अच्छा दिखने लगो, यहाँ से मान लो पूरा आपका गाल कट गया, तो आपका जो रूप था वो तो बदल गया ना। इसी प्रकार से यहाँ पर बनना तो ग्लूटामेट था, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे हुए कि क्या बन गया, बैलिन बन गया वहां पर। अब बैलिन बन गया तो वहां पर लक्षण परिवर्तित हो गया, मान लो सेट कर रहा था और यहाँ पर बहुत जोर से लग गया, तो यहाँ से कटने की वजह से यहाँ से ब्लीडिंग होने लगी, ब्लीडिंग होने की वजह से कुछ दिनों बाद घाव रहा वहां पर, घाव से यहाँ पर हो सकता है आपको निशान बन जाए, तो वहां पर दूसरा लक्षण क्या हुआ, प्रदर्शित होने लगा, मतलब करने कुछ गए थे और हो कुछ गया, ठीक है। इसी प्रकार से बनना ग्लूटामेट था, बन बैलिन गया, इसकी वजह से क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। यही हमारे क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। एक या दो क्षारों के निकलने या जोड़ने से रीडिंग फ्रेम क्या होता, बदल जाता। क्या है, मान लो एक हमारा क्या हो रहा, नाइट्रोजन बेस अलग हो रहा, या दो अलग हो रहे, तो हमारा क्या हो रहा, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा था। लेकिन अगर तीन के तीन गायब हो जाए, तीन के तीन गायब हो जाए, तो वो शिफ्ट नहीं होता, वो क्या होता, वहां पर केवल क्या, एमिनो एसिड ही बदल जाते हैं, वो वहां पर क्या होते हैं, पूरा एमिनो एसिड बदल जाए। जैसे कि देखो यहां पर हमने क्या किया, राम हैज अ रेड कैप, अगर हमने एक किया था तो वो फ्रेम क्या हो रहा, शिफ्ट हो रहा था। हमने क्या किया, पूरा तीन हमने गायब कर दिया, तो राम हैज कैप, यहां से आपको लग रहा है कि यहां से कुछ डिलीट हुआ है, राम हैज कैप मतलब राम के पास टोपी है। जब हमने क्या किया था, अभी क्या था, राम हैज रेड कैप, फिर क्या हो गया हमारा, राम हैज कैप। जब तीन डिलीट हो गया, तीन से अधिक भी डिलीट होंगे या कम हो जाएंगे तो हमारा क्या होता, फ्रेम शिफ्ट नहीं कहलाता फिर बेटा, वो क्या कह हमारा फ्रेम शिफ्ट नहीं होता। फिर यहां पर क्या होता, फ्रेम हमारा क्या होता, चेंज हो रहा था, फ्रेम क्या हो रहा था हमारा बेटा, चेंज हो रहा था। उसमें क्या होता है, हमारे एमिनो एसिड ही क्या होंगे, बदल जाएंगे। जैसे प्रोटीन श्रृंखला में अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड आ जाते हैं, ये तो कहां पढ़ा है, तो तीन या अधिक क्षारों की निवेशन या विलोपन से रीडिंग फ्रेम में कोई परिवर्तन नहीं होता, रीडिंग फ्रेम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन एमिनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन में जरूर परिवर्तन होगा बेटा। ऐसा नहीं जो हम रीड कर रहे थे उसमें बस परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन लेकिन किसमें, एमिनो एसिड या जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन आकर के जुड़ रही थी उसमें जरूर बेटा परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा नहीं आपने कि हाँ तीन तीन के जोड़े से गलत अलग करती जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे देखो यहां पर लिखा हमने, राम हैज रेड कैप, हमने इसको पूरे को डिलीट कर दिया, ओ सॉरी गलत डिलीट कर रहे, सेंटेंस ही गलत यहां से रेड अलग कर दिया हमने, तो क्या हो गया, राम हैज कैप, ठीक। लेकिन हम क्या कर रहे थे, पूरा पूरा तीन नहीं अलग कर रहे थे, हमने क्या किया, इसको अलग कर दिया। इसको अलग करेंगे तो ये जो हमारा है, ये वो इसके साथ शिफ्ट होगा, ये इसके साथ शिफ्ट होगा, फिर ये क्या अगले के पास जाएगा, फिर ये अगले की तरफ, तो ये हमारा जो फ्रेम था वो क्या हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था। लेकिन हम तीन अलग कर रहे थे, तो वो क्या हो रहे थे, तीन अलग कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, फ्रेम तो शिफ्ट नहीं हो रहा था, लेकिन एमिनो एसिड का जो जुड़ाव था, अब मान लो यहां से कोई भी अपने एक जेनेटिक कोड अलग हो गया, तो वहां पर कुछ और जुड़ना था, तो वहां पर तो हो गया गैप, तो उसकी जगह पर दूसरा आ जाएगा, तो वो दूसरा जुड़ेगा, तो वो पूरा बदल गया ना बेटा। तो एमिनो एसिड तो बदल जाएंगे, लेकिन क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा। देखो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में दिया, आपकी राम हैज रेड कैप, ठीक है। अब हमने क्या किया, हैज व रेड के बीच में क्या किया, एक बी अक्षर डाल दिया, तो क्या हो गया, राम हैज ब्री डी सी ए पी। फिर हमने क्या किया, ठीक इसी तरह से उसी जगह पर दो अक्षर बी और आई और ऐड कर दिया,
तो ये हमारा क्या होगा, ये पढ़ते जा रहे हो तो आप पढ़ सकते हैं उसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया भी है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको बताने का नहीं था। तो ये हम आते हैं कहाँ पर, अपने होमवर्क पर। जेनेटिक कोड समझ में आया। उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन में क्या था कि क्या किसी भी जेनेटिक कोड, अब जेनेटिक कोड किससे मिलकर के बने हैं, नाइट्रोजन क्षार से। नाइट्रोजन क्षार में क्या हो, कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो उससे क्या होते थे, परिवर्तन हो जाता था। उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। जब हमारा क्या होगा, जेनेटिक कोड बदल जाएगा तो उससे जो जुड़ने वाले एमिनो एसिड बदल जाएंगे। जब एमिनो एसिड बदल जाएंगे तो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बदल जाएगी, और जब पॉलीपेप्टाइड चेन बदल जाएगी तो प्रोटीन बदल जाएगी, प्रोटीन बदल जाएगी तो हमारा लक्षण क्या होगा, वो भी बदल जाएगा बेटा। यही हमारा क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन। जब लक्षण बदल जाएंगे तो उसे हम उत्परिवर्तन बोल देंगे। तो होमवर्क में देखो बेटा, स्टॉप कोडॉन के नाम बताओ, स्टार्ट कोडॉन का भी नाम बताओ, और कुल कितने कोडॉन होते हैं हमारी कोशिका में, कुल कितने कोडॉन होते हैं ये आपको बताना। ये हमारा क्या होता है, होमवर्क होता है। इसके बाद हमारा क्या होता है, ये बेटा लो। इसके बाद कुछ नहीं है, आपको क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। क्यों, आप लेक्चर में बने रहे, आपने लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना है। और जहां पर एमिनो एसिड की बात की थी कि एक एमिनो एसिड, चलो फिर से रिपीट करे दे रहे हो उसको, क्या था अपना, एक एमिनो एसिड को एक से अधिक जेनेटिक कोड का कर सकते हैं, पढ़ सकते, लेकिन एक जेनेटिक कोड केवल एक एमिनो एसिड को ही पढ़ सकता है। इतना क्लियर है। वहां पर आप एक दो बार और रिपीट करके देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेटा तब तक क्या आप मस्त पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अब क्या आप धीरे धीरे आप एग्जाम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो आप टाइम बर्बाद मत कीजिए, अपनी पढ़ाई को और तेज कर दीजिए। तब तक ये बेटा थैंक यू।